हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमए सोशियोलॉजी MSO 02 का दिसंबर 2023 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। ये पेपर मैंने इंग्लिश मीडियम का सॉल्व किया है, पर इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्राइब करूँगी, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले। जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू समराइज एवरीथिंग। सो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ईच सेक्शन कंटेन 5 क्वेश्चंस। सो आपको एक सेक्शन से दो सेक्शन में आपको एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन और एक सेक्शन से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एवरी क्वेश्चन हैव 10 पॉइंट्स। सो आप जब उसको देखेंगे, 10 पॉइंट्स को देखेंगे, तो आपको अगर 1-2 पॉइंट्स आप भूल भी जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 1, what is write a note on Comte's idea on the nature of sociology। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस तरीके क्या आइडिया था नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। Comte's idea on nature of sociology emphasis in scientific approach to study society. He believes society should uncover the law governing social behavior and structure, focusing on social order and progress. Comte's version include using empirical evidence and scientific method to understand and improve society। तो यहाँ पर उनकी जो अप्रोच थी वो साइंटिफिक अप्रोच थी। ऐसे ही किसी के कहने से कोई बात नहीं मानते थे, उसको साइंटिफिकली प्रूव करते थे, तभी वह उसको मानते थे। तो पहला पॉइंट होगा साइंटिफिक अप्रोच। सेकेंड पॉइंट, 3 स्टेज ऑफ सोसाइटी। 3 स्टेज कौन कौन सी होगी? थ्योरोलॉजिक, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव अप्रोच। सोशल स्ट्रक्चर एंड चेंज। इसको 3 पार्ट्स में, उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सोशल स्टडी टू सोशल ऑर्डर एंड सोशल डायनेमिक्स, स्टडी टू सोशल प्रोग्रेस एंड चेंज। सोसाइटी एज ए ऑर्गेनिज्म, यह है 4th पॉइंट। हायरार्की ऑफ साइंस, social physics. He says sociology as social physics, aiming to discover law that govern social behavior and interaction। उनका कहना था कि जो सोसाइटी होती है उसमें तरह के बिहेवियर्स होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, जिसके थ्रू वो गवर्न होती है, मतलब जिसके थ्रू वो चलती है। पॉजिटिविज्म। स्टूडेंट 7th पॉइंट है पॉजिटिज्म। वो इसके एम्फोसिस देते थे एंड एम्परल एविडेंस अंडर द स्पेकुलेशन और रिलीजियस बिलीफ। ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। ही बिलीव सोशियोलॉजी शुड हेल्प क्रिएट सोशल ऑर्डर एंड प्रमोट प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स ऑफ सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट। तो वो इस तरीके की अप्रोच रखते थे कि वो वहाँ पे पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सोशल फिजिक्स होनी चाहिए, हायरार्की ऑफ साइंस होनी चाहिए, and social law and Comte argue the society operates ordering to certain laws which sociologists should overcome to predict and understand social phenomena। उनका मानना था कि सोशल लॉ के थ्रू जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं उनको पहले से ही बता देना चाहिए कि किस तरीके से आगे एक्शन और किस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं। सोशल रिफॉर्म। ही सॉ सोशियोलॉजी नॉट जस्ट स्टडी बट एज ए टूल फॉर इम्प्रूविंग सोसाइटी। वह उसको एक ऐसा टूल मानते थे जिससे कि सोसाइटी इम्प्रूव करे और जो लीडर्स होते हैं उनको गाइड मिले उससे। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने 10 पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ पर आप कुछ जो पॉइंट्स आपको इजीली समझ आते हैं वो पॉइंट्स अपने क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। प्लस उसमें जहाँ पे मैंने 1 या 2 लाइन्स लिखी हुई हैं, आप उसको बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स के साथ भी लिख सकते हैं। अगर तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे, अगस्ट कॉम्टेज आइडिया लेड द ग्राउंड वर्क फॉर सोशियोलॉजी, stressing its scientific nature, study of
social structure and changes, and its role in fostering social progress. His version continue to shape how sociologists approach the study of society today. यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि सोशियोलॉजी जो होता है वो ग्राउंड वर्क करती है और साइंटिफिक नेचर को दिखाती है, और किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर और चेंजेस होते हैं वो सब यहाँ पर वो बताते हैं. तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्पेरियल अप्रोच? एक्सप्लेन. एन इम्पेरियल अप्रोच रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. ये ऑब्जर्वेशन जो चीज़ हम देखते हैं और अपने एक्सपीरियंस के साथ मिलती है, वही उसका पूरा लॉजिक होता है. तो यहाँ पर हमने इसके पॉइंट्स में हम लिखेंगे कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड, it involves collecting data through direct observation or event or phenomena. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एविडेंस ड्रिवन अप्रोच होती है, रिपीटेबिलिटी होती है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है, ऑफन इन्वॉल्व्स न्यूमेरिकल डेटा दैट कैन बी मेजर्ड एंड एनालाइज स्टैटिकली. तो वो ऐसा डेटा होता है जो स्टैटिक्स में जैसे आप देखते हैं नंबर्स वगैरह होते हैं, तो वो सब स्टैटिकली डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा होता है. क्वालिटेटिव डेटा कैन ऑल्सो इंक्लूड नॉन न्यूमेरिकल डेटा लाइक इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पर जो नॉन न्यूमेरिक डेटा होते हैं वो उसमें इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, केस स्टडी हो सकती है. तो यहाँ पर वो क्वांटिटेटिव डेटा कहलाता है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यहाँ पर वो अपनी टेस्टिंग वगैरह करते हैं जिसमें कि अलग अलग मेथड होते हैं जिसके थ्रू टेस्टिंग की जाती है. साइंटिफिक मेथड, follow the scientific method which includes forming a hypothesis, conducting experiment, observation and drawing conclusions. तो वहाँ यहाँ पर जो होता है कि ये सारे मतलब साइंटिफिक मेथड के थ्रू यूज़ किया जाता है. एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, ड्राइंग कंक्लूजन्स मतलब कंक्लूजन निकाल सकते हैं. ऑब्जेक्टिव, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एम टू ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज बायसनेस एंड पर्सनल ओपिनियन इन द रिसर्च प्रोसेस. यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं कि जो इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी भेदभाव को ख़त्म करना होता है, और पर्सनल ओपिनियन को आप नहीं थोप सकते, उस तरीके से उसको ऑब्जेक्टिव होता है इसका. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ये रियल वर्ल्ड पर अप्लाई किया जाता है. जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं जो और उसके जो सोल्यूशन दिए जाते हैं उस पर ये अप्लाई किया जाता है. कंक्लूजन में आप लिखेंगे जो 10 पॉइंट है ऊपर मैंने जो दिए हैं उसको आप लिख सकते हैं, प्लस इसके साथ द इम्पेरियल अप्रोच इज क्रूशियल फॉर साइंटिफिक इंक्वायरी एंड इट्स इंश्योर द नॉलेज इज ग्राउंड एंड ऑब्जर्व. मतलब कि जो आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं क्या कैसे हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, लोगों के इंटरव्यू लेते हैं उस तरीके से, और बिना अपनी पर्सनल ओपिनियन डाले आप उसको दिखाते हैं. यही इसका मेन ऑब्जेक्ट था. सो चलिए अब हम शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द बेसिक प्रेमिसेस ऑफ फंक्शनल थ्योरी. फंक्शनल थ्योरी का मतलब होता है कि इट इज़ ए फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग थ्योरी. ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें कि थ्योरी बिल्ड की जाती है एज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम हुज पार्ट वर्क टुगेदर. जैसे कि एक जो सोसाइटी होती है उसमें अलग अलग चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं एक साथ मिलकर, तो उसको कैसे स्टेबिलिटी होगी, कैसे उसको प्रमोट किया जाएगा स्टेबिलिटी को, तो ये उस चीज़ को कहा जाता है. यहाँ पर जो मेन पॉइंट होंगे, सोसाइटी एज ए सिस्टम, सोसाइटी सिस्टम की तरह काम करती है. फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, तो क्या क्या किस तरीके से काम करता है. वैल्यू कंसाइजेस, सोशल इंटीग्रेशन, सोशल स्टेबिलिटी, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन, किस तरीके से कौन किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है और कैसे उसकी स्टेबिलिटी होती है. फंक्शनल एंड डिवाइस फंक्शन एलिमेंट्स, एडॉप्शन एंड चेंजेस, किस तरीके से आप दूसरों की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और किस तरीके से उसको अपने आप को चेंज करते हैं, या दूसरे हमारी चीज़ों को किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं और कैसे चेंज करते हैं. 10th पॉइंट है इंडिपेंडेंसी. ईच पार्ट ऑफ सोसाइटी इज इंडिपेंडेंट, मीनिंग दैट ए चेंज इज वन पार्ट अफेक्ट अदर. द इंडिपेंडेंसी इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल डायनेमिक्स. यहाँ पर ये बताया गया है कि सोसाइटी जो होती है इंडिपेंडेंट तो होती है, पर एक दूसरे से जब कोई चेंज आता है तो सब एक दूसरे से इफेक्ट होते हैं. ऐसा नहीं है कि आप एक चेंज करें तो कोई दूसरी चीज़ इफेक्ट नहीं होगी, उससे इफेक्ट होगी वो.
तो यहाँ पर आप कंक्लूजन में लिखेंगे इन द सिंपल वर्ड फंक्शनल थ्योरी व्यूज सोसाइटी लाइक ए लिविंग ऑर्गेनाइज्म। तो जैसे कि एक बॉडी होती है, उसमें अगर एक हाथ ठीक से काम नहीं करे या एक पैर ठीक से काम नहीं करे तो पूरी चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए इस तरीके से यहाँ पर सेम चीज़ फंक्शनल थ्योरी होती है। अगर एक फंक्शन ठीक से काम नहीं करे तो वो दूसरी चीज़ें भी उससे डिसबैलेंस हो जाएंगी। यहाँ पर सोसाइटी रिमेन स्टेबल एंड बैलेंस। अगर एक दूसरे के साथ काम करते हैं और अपना रोल ठीक से निभाते हैं तो वो स्टेबिलिटी आएगी। इफ वन पार्ट फेल्स इट कैन डिस्टर्ब द बैलेंस। अगर एक पार्ट फेल होता है तो दूसरे को डिसबैलेंस का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप और उसको और भी बढ़ा कर लिख सकते हैं विद एग्जाम्पल। कोई एक एग्जाम्पल लेके लिख सकते हैं कि जब किसी केस में ऐसा हुआ था, या जो भी आप इस तरीके से इल्यूशंस लिख सकते हैं। तो मैं एक वीडियो में आपको इल्यूजन्स लिखना बताऊंगी, प्लस एक वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आंसर वो किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्रिटिकली एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस और ऑन मॉडर्निटी ऑन द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। The influence of science on modernity has performed shaped the discipline of society in the numerous ways. बहुत तरीके से प्रभावित करती है। Empirical research, quantitative analysis, positivism, theoretical framework, जो हमने सारा लिखा है यहाँ पे, उसमें आप वन बाय वन एक एक पॉइंट पढ़ सकते हैं। Objectivity and neutrality, interdisciplinary approach, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, किस तरीके से एक दूसरे से इम्पैक्टेड होते हैं। ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट्स, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, कंक्लूजन। मैं एक्चुअली पूरा इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि आप अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या फिर आपको कहीं भी कोई इशू आता है तो मेरे को कमेंट करें, आई विल रिप्लाई ऑन दोज कमेंट्स। तो यहाँ पर कंक्लूजन में देखिए वही जो 10 पॉइंट आपने लिखे हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे आपको कंक्लूजन में लिखना है। और कंक्लूजन का ऑलमोस्ट कंक्लूजन हर एक में लिखिए, क्योंकि हर एक कंक्लूजन के अलग से ही नंबर मिलते हैं। अगर आपको 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आप एटलीस्ट 3 और 4 नंबर्स तो कंक्लूजन में आपको मिल ही जाते हैं, जबकि उसमें कुछ भी करना नहीं होता है। आपको वही पॉइंट जो ऊपर आपने डाले होते हैं उन्हीं को रिपीट करना होता है। डिस्कस, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेमिनिस्ट मेथड। यहाँ पर क्या उसके अंदर एसेंशियल फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर फीचर होने चाहिए जिससे कि वो एक फेमिनिस्ट मेथड बनता है। एम्फसिस ऑन द फेमिनिस्ट मेथड इज ए रिसर्च अप्रोच रूटेड इन फेमिनिस्ट थ्योरी which seeks to address the rectified gender biasness in the traditional research method. It emphasizes the importance of women experience, aiming to produce knowledge and empower women and promote gender equality. बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि एक जो पहले बायसनेस होती थी, पहले भेदभाव होता था, उसको मिटाना होता है, और जो मतलब लेडीज़ का जो एक्सपीरियंस है उसको अच्छा बनाना, उसको इम्पोर्टेंस देना, एंड प्रोड्यूस द नॉलेज एंड एम्पावर वुमेन। एम्पावरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और जेंडर इक्वलिटी के लिए प्रमोट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके मेन फीचर्स होते हैं एम्फसिस ऑन वुमेन एक्सपीरियंस। मेनली इसका यही होता है, सेंट्रल टू द फेमिनिस्ट, उनको सेंटर में रख के हर एक चीज़ को डिसाइड किया जाता है, उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। रिफ्लेक्सिबिलिटी, रिसर्चर्स प्रैक्टिस द फेमिनिस्ट मेथड एंगेज इन द रिफ्लेक्सिबिलिटी, मीनिंग दैट दे क्रिटिकली एग्जामिन देयर ऑन बिजनेस। मतलब उनके जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, जिससे कि उनके जो सोच है, उनके जो उस बायसनेस से अलग करके सोचा जाता है। इंटरसेक्शनलिटी, द फेमिनिस्ट मेथड एक्नॉलेज द वुमेन एक्सपीरियंस आर शेप्ड बाय मल्टीपल इंटरैक्टिंग फैक्टर्स सच एज रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी। यहाँ पर डिफरेंट तरीके से उनको एनालाइज किया जाता है, जैसे कि उनकी रेसेस के बेस पे, क्लास किस, अपर क्लास, मिडिल क्लास, डिफरेंट क्लास, मतलब एज वाइज भी कर सकते हैं। सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी के बेसिस पे किस तरीके से उनको लाइफ्स को समझा जाता है। एम्पावरमेंट एंड एजेंसी, फेमिनिस्ट रिसर्च एम टू एम्पावर पार्टिसिपेंट बाय इन्वॉल्विंग दैम एक्टिवली इन द रिसर्च प्रोसेस, giving them agency and control how their stories and experience are represented. एजेंसीज में जाके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, उनके बारे में पूरा बताया जाता है कि किस तरीके से आप क्या क्या कर रहे हैं। तो वुमेन्स के लिए चैलेंजेस टू ट्रेडिशनल पावर डायनेमिक्स, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। चैलेंज टू ट्रेडिशनल पावर डायनेमिक्स,
द फेमिनिस्ट मेथड सीक्स टू चैलेंज डिसमेंटल ट्रेडिशनल पावर। पुरानी जो चीज़ें होती थी उसके लिए उसको किस तरीके से बताया जाता है यहाँ पे। इट प्रोमोट्स ए मोर कोलैबोरेशन एंड एलिगेंट रिलेशनशिप। एथनिकल कंसिडरेशन, उनको एथिक कंसिडरेशन मिलता है फेमिनिस्ट मेथड में। दिस इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है उसको। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट, उनका कंसेंट लिया जाता है पहले से, उनके सेंसिटिव और इमोशनल और फिजियोलॉजिकल चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। क्वांटिटेटिव मेथड, while not exclusive to quantitative method, the feminist approach often favor quantitative technologies as interview, focus groups, participations, observations। ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव मेथड में आती है, क्वालिटेटिव मेथड में आती हैं, जो भी वो यहाँ आप लिख सकते हैं। क्रिटिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें कि आप रिसर्चर किस तरीके से सोचता है, क्या क्या उसके अंदर बातें होती हैं, वो सारा आप लिख सकते हैं। एडवोकेसी करते हैं, सोशल चेंजेस के बारे में बताते हैं। कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन किस तरीके से किया जाता है फेमिनिस्ट मेथड में, वो यहाँ पर आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। अगेन स्टूडेंट, वी नीड टू राइट द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन इज द नटशेल वर्जन ऑफ द आंसर। सो देयर आर 10 पॉइंट्स, सो यू कैन राइट ऑल द, मतलब आप जो छोटा छोटा आपको याद हो पूरा उसको कोलैबोरेट करके यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए सेक्शन 2 पे चलते हैं। सेक्शन 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर उसी को ज़्यादा डिटेल में लिखना होता है। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, दोनों की नेचर ऑफ डेटा में डिफरेंस होता है। ये न्यूमेरिक होता है, ये नॉन न्यूमेरिक होता है। रिसर्च ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस होता है, उनका मैथोलॉजी डिफरेंट होती है, उनका डेटा कलेक्शन डिफरेंट तरीके से होता है। पोल्स, इसमें डेटा कलेक्शन आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशंस होती हैं। यहाँ पर आपको जो कलेक्टिव डेटा होता है आपका, वो होता है टूल्स लाइक क्वेश्चनरीज, पोल्स, सेंसर्स, ये सब इसके थ्रू डेटा कलेक्शन होता है। डेटा एनालिसिस कर सकते हैं हम, स्टैटिक्स, मैथ्स वगैरह के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। Involves static analysis, objective and based on the mathematical computation. Involves identify pattern, themes and narrative analysis to often subjective and interpretive. तो यहाँ पर वो दोनों का रिसर्च और डेटा एनालिसिस की टाइप डिफरेंट होती है। आउटकम डिफरेंट होता है दोनों। रिजल्ट इज अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमेनन। यहाँ पर जो डेटा होता है वो जनरेट स्टैटिक मॉडल्स एंड प्रेडिक्शंस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक डेटा मॉडल बनाया जाता है, तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च में उस टाइप की चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर डिफरेंट तरीके की फिनोमेना डेटा अंडरस्टैंडिंग होती है। सैम्पल साइज़ का डिफरेंस होता है। सैम्पल साइज़ होता है, सैम्पल साइज़ का मतलब होता है जब किसी बहुत, जैसे 1000 लोगों के ग्रुप से आप 5 लोगों का या 50 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, तो ये सैम्पल साइज़ होगा 5 और 50 इस तरीके से। तो यहाँ पर दोनों के क्वांटिटेटिव रिसर्च टिपिकली अलाउ स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल होता है। ये जो क्वांटिटेटिव होता है उसका डेटा जो सैम्पल साइज़ होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मोर क्वांटिटेटिव रिसर्च मोर फ्लेक्सिबल होती है, ये थोड़ी रिजिड होती है। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। रिसर्चर्स रोल, दोनों के रोल में डिफरेंस होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस होता है। यहाँ पर द रिसर्चर्स प्ले एक्टिव रोल इन डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। और जो ये दूसरा क्वालिटेटिव होता है उसमें मोर डिटैच एंड ऑब्जेक्टिव सेंस। द एम इज़ टू मिनिमाइज पर्सनल बायसनेस। इसका मतलब होता है कि इसमें डिटैच होता है डेटा, मतलब कोई बहुत ज़्यादा भावनात्मक लगाव नहीं होता है, और वो पर्सनल बायसनेस को कंसिडर नहीं किया जाता है यहाँ पे। एप्लीकेशन, क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज फॉर द एक्सप्लोर न्यू एरिया वेयर लिटिल नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और यहाँ पर जो होता है यूजफुल फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन मेकिंग प्रेडिक्शंस। यहाँ पर आप कंक्लूजन लिखेंगे सेम एज आई डिस्क्राइब अर्लियर, कि आपको जो पॉइंट्स ऊपर बताए हैं उन्हीं में से आप उसको स्मॉल पॉइंट्स को डाल के यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 7 में
एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी। यहाँ पर डिफरेंट मैथोलॉजी कौन कौन सी यूज़ करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी, यहाँ पे क्या होता है कि रिसर्च मैथोलॉजी इज सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क गाइडिंग द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। इट encompass the method, techniques and procedure used to conduct research, from formulating research questions to collect the analyzing data by providing a structured approach. Research methodology ensure rigor, validity and reliability in the generation of new knowledge। तो यहाँ पर जो ये होता है स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करना शुरू करें, यहाँ पे पूरा प्रोसेस डिफाइन होता है कि कब किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा। तो यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन किया जाता है, पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, उसके बाद क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उसके बाद लेक्चर रिव्यूज़ होते हैं, सैम्पलिंग होती है, डेटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे आप, उसमें वो टेक्निक्स बताई जाती है कि आप सैंपल के थ्रू आप कैसे सैंपल लेंगे, किस तरीके से आप पोल्स के थ्रू लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, सर्वे करेंगे, किस तरीके से डेटा एनालाइज किस तरीके से होगा, स्टैटिक होगा या फिर किस तरीके से होगा। एथिकल कंसिडरेशन, किसी को कोई कंसिडरेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, रिजल्ट एंड फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशंस। ठीक है, उसको जब किया जाता है तो बताया जाता है कि इसको होने के क्या क्या, मतलब जिस तरीके से आप जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो जो पूरी प्लानिंग होती है, पूरी प्लानिंग किस तरीके से आप करेंगे और क्या 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 स्टेप्स लेंगे, स्टेप 1 से लेकर स्टेप एंड तक पूरा लिखा जाता है, उसके बाद वो रिसर्च शुरू की जाती है। तो ये स्ट्रक्चर्ड मैनर होता है रिसर्च मैथोलॉजी। इसका कंक्लूजन में लिखेंगे आप कि research methodology encompass various interconnection elements that guide the systematic investigation and research question on the hypothesis. For designing the study and selecting approaches, data collection method of analyzing the data and interpreting the findings. Each element play a crucial role in producing valid, reliable and ethical research outcomes. By carefully consider these elements, researchers can conduct rigorous and impactful study that contribute to the advancement of knowledge in their respective field। तो यहाँ पे जो जिस तरीके से इंटरव्यूज़ वगैरह कनेक्ट किए जाते हैं वो बहुत अच्छी नॉलेज उसको एडवांसमेंट की तरफ लेके जा सकता है, अगर रिसर्च अच्छा हो तो। अच्छी तरीके से जब उसको स्ट्रक्चर्ड वे में वो करता है किसी भी चीज़ को, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, उसकी इम्पैक्ट भी अच्छा होता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन पे डिस्कस द रैशनल एंड यूजिंग द मेथड ऑफ द रिसर्च। तो यहाँ पे फिर मैंने 10 पॉइंट दिए हुए हैं जिसको आप पढ़ के थोड़ा सा देख सकते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, प्लस सारे पॉइंट्स लिखने के साथ उसके साथ साथ आपको उसका डिटेल करना है एंड उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिंग आउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेलानोव्स्की टू फील्ड वर्क, और किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन है फील्ड वर्क में वो हमें बता रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम उसकी डिफरेंट लिखेंगे क्वेश्चंस के पॉइंट्स। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट किस तरीके से उनको ऑब्जर्व किया जाता है, होलिस्टिक अप्रोच अपनानी है, फंक्शनलिज्म अपनाना है, इंफॉर्मेटिव रिलेशनशिप्स बनाने हैं वहाँ पे, फील्ड नोट्स एंड डायरीज अगर कोई मिलती है तो आप उसको उसमें से रिसर्च कर सकते हैं, कल्चरल रेलिविज्म, फंक्शनल एनालिसिस ऑफ मिथ्स एंड रिचुअल्स, अगर कोई वहाँ पे प्रथा या कुछ इस तरीके का रिचुअल या फिर कोई भी मिथ्स फैला हुआ है तो आप उसको पूछ सकते हैं या उसके डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क, लॉन्ग टर्म के लिए फील्ड वर्क होता है जिससे कि आप कुछ दिनों तक उसको डायरेक्टली देखकर आप उसको डिस्कस मतलब आप उसके कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एथनोग्राफिक राइटिंग्स, मेलानोव्स्की ethnographic writing style was descriptive and narrative driven, aiming to convey the lived experience of the people he studied. His vivid account provide reader with a sense of cultural innocence. Methodology rigor, किस तरीके की मेथोलॉजी यूज़ की है, यहाँ पर आप उसका कंक्लूजन लिखेंगे।
सेम उसी टाइप, अगर आपको बिल्कुल याद नहीं रहता ये कंक्लूजन, तो आप क्या करिए, यही जो पॉइंट आपने ऊपर लिखे हैं, अगर आप 10 में से 5 या 6 पॉइंट भी लिखते हैं तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बस उन्हीं 5 या 10 पॉइंट्स को आप यहाँ पे, 5 या 7 पॉइंट को आप यहाँ पे डिटेल में लिख दीजिए, जितना भी आपको याद है, तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट इज़ इंटरव्यू, व्हाट आर द वेरियस टाइप। वैसे तो आपको पता ही है इंटरव्यू क्या चीज़ होती है, जैसे नॉर्मली किसी से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है तो वो इंटरव्यू कहलाता है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इंटरव्यू का किस तरीके के इंटरव्यू होते हैं। तो यहाँ पे इंटरव्यू इज ए रिसर्च मेथड वेदर ए रिसर्चर एंगेज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द इंडिविजुअल टू गैदर इन्फॉर्मेशन, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है या फिर वो डिफरेंट तरीके से इन्वॉल्व होता है। अगर सेमी स्ट्रक्चर्ड है तो क्वेश्चंस वगैरह दे देगा उसको, उस क्वेश्चन पेपर वगैरह दे के, या वन ऑन वन ग्रुप के साथ भी सेटिंग करके हो सकता है वहाँ पे। वेरियस टाइप ऑफ इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर में होगा कि रिसर्चर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, द रिसर्चर आस्क ए प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस इन द स्टैंडर्डाइज्ड मैनर। जैसे कि मैंने बोला कि वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा। और यहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन उसी टाइम उसके दिमाग में जाएंगे, वो भी पूछ सकते हैं। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर में बिल्कुल भी कोई शेड्यूल नहीं होगा, मतलब क्वेश्चंस वगैरह का, वो वहाँ से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा, फ्री फ्लोइंग होगी उसकी। इन डेप्थ इंटरव्यू, इन डेप्थ इंटरव्यू में होता है कि वो पूरा डिटेल में आपसे हर चीज़ पूछेगा। फोकस ग्रुप इंटरव्यू, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप पर फोकस करके इंटरव्यू, जैसे किसी कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में चल रहा है कोई रिसर्च, तो वहाँ पे रिसर्च ग्रुप होगा, या स्टूडेंट्स का होगा, या किसी एम्प्लॉयज़ का होगा। तो कुछ टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं, यहाँ सारी आपको डिटेल लिखनी है उसकी। उस टाइम आपके जो भी दिमाग में आता है वो लिख सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यूज़ आर कंडक्टेड थ्रू ईमेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सर्वे प्लेटफॉर्म, ये सब इस तरीके से किया जाता है। और स्ट्रक्चर क्लिनिकल इंटरव्यूज़, मतलब किस तरीके से होता है। स्ट्रक्चर क्लिनिकल इंटरव्यू आर कॉमनली यूज इन द साइकोलॉजिकल एंड चैरिटी और टू एक्सेस मेंटल हेल्थ कंडीशन। ठीक है, ये सब मेंटल हेल्थ कंडीशन को जानने के लिए किया जाता है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के इंटरव्यू और भी दिए हुए हैं। 10th नंबर का है एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू कंडक्टेड व्हेन इंडिविजुअल लीड एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम, जैसे कि किसी कंपनी में आप काम करते हैं और जब आप वहाँ पर आपका लास्ट डे होता है तो उस दिन आपसे एक एग्जिट इंटरव्यू ले जाते हैं, जिससे कि वहाँ के लोग किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को वहाँ पे पूरा पूछा जाता है, और रीज़न ऑफ लिविंग पूछे जाते हैं, और किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव कर सकती है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर उसका कंक्लूजन आपको ऐसे लिखना है कि इंटरव्यू जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके की रिसर्च होती है, जिसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, एंड ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं या फिर ऑफलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर। तो सारी चीज़ें आपको वही सब लिखनी है जो आपने पॉइंट्स में लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है MSO 02 का 2023 का क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश मीडियम, जो कि मैंने हिंदी में भी पूरा समझाया है, इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको ये शेयर किए हैं। स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स रियली, आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।